चलो भैया, नमस्ते। सभी लोगों का स्वागत है। तो एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हम लोग भारत की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा रह गया है भारत का भूगोल कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी भारत के भूगोल की बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास है। ये पहली क्लास है भारत के भूगोल के लिए। और ये क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगी, लेकिन एक दिन के लिए ही अवेलेबल रहेंगी। उसके बाद ये मेंबरशिप में चली जाएंगी। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा कंटेंट है, तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ लीजिए। और लग रहा है कि नहीं सर, उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और ट्राई कर लीजिए। तो हमारी जो नया यूनिट आज शुरू हो रहा है वो है यूनिट 3। तो एमपीपीएससी के लिए हम लोग प्रीलिम्स में 2026 को टारगेट करते हुए यूनिट 3 का क्लास कर रहे हैं। यूनिट 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटे छोटे टॉपिक इस प्रकार से दिखेंगे। अगर इस पूरे सिलेबस को मैं टुकड़ों में तोड़ दूं, तो टुकड़ों में तोड़कर मुझे समझ में आता है कि वो ये कहते हैं कि पर्वत पढ़कर आओ, पहाड़ियाँ पढ़कर आओ, पठार पढ़कर आओ, नदियाँ पढ़कर आओ, झीलें पढ़कर आओ। अगर एक एक पॉइंट में मैं इस सिलेबस को निकालूं, तो टोटल इस प्रकार से ये 24 टॉपिक बन रहे हैं। ऐसे अगर काउंट करता हुआ जाऊं तो टोटल ये 24 टॉपिक बन रहे होते हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो समझना। एमपी ज्योग्राफी या भारत के भूगोल से अगर आप प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनाना चाहते हो और एग्जाम में चाहते हो कि 10 में से 9 क्वेश्चन बन जाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को तैयार करने वाले हैं, पहले उस सब्जेक्ट का ये समझ लो कि उसमें सिलेबस क्या है और उसके पूछने का पैटर्न क्या है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, तो एक बार अपने दिमाग में हम मोटा मोटा खाका बना लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3, भारत का भूगोल। और संभावना किस चीज़ की है? संभावना ये जताई जा रही है कि भाई प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो यह भी संभावना है कि इस यूनिट से 10 प्रश्न आनी है। अगर 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो मोटा मोटा ये है कि प्रोपोर्शन अगर लगभग सेम रहता है तो हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछने चाहिए। आगे पीछे हो जाए बात अलग है, लेकिन मान के चलते हैं कि यूनिट 3 से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यूनिट 3 में जो सिलेबस दिया गया है उसमें टोटल टॉपिक कितने हैं? तो इन टोटल टॉपिकों की संख्या है 24। कितनी संख्या है इनकी? टोटल 24 टॉपिक हैं। अब आप खुद बताओ, इन 24 टॉपिक में से अगर किन्हीं 10 टॉपिक से एक एक प्रश्न भी पूछा जाए, तो इससे 10 प्रश्न निकाले जा सकते हैं। हाँ, तो बचे हुए जो 14 टॉपिक है उनका क्या होगा? इसका मतलब वो हमारे कोई काम के है ही नहीं। तो सिलेबस में जो इतने सिलेबस दिया गया है, इन क्या सभी पॉइंट में से प्रश्न बन सकते हैं? जवाब है नहीं। तो पहला एमपीपीएससी एग्जाम पास करने का सबसे गुरु मंत्र, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर अपने आप से बात करो और ये समझने का प्रयास करो कि जो सिलेबस दिया है, क्या पूरे सिलेबस से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है? इसका पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्योंकि जो टीचर रहते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर 2 महीने 1 महीने में ये पढ़ाना ही पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बहुत देखते हैं, तो हमको रट गए हैं कि कौन से साल कौन सा प्रश्न आया है। तो हमें ये लगभग लगभग समझ में आ गया है कि भारत के भूगोल के लिए प्रीलिम्स में इस टॉपिक से संभावना प्रश्न बनने की ज़्यादा है और इस टॉपिक से संभावना प्रश्न बनने की कम है। तो इस क्लास में हम केवल इसलिए नहीं बैठे हैं कि सर हमें भारत के भूगोल में भारत का क्षेत्रफल बता देंगे, उत्तर से दक्षिण लंबाई चौड़ाई बता देंगे। ये तो सभी किताबों में और सभी नोट्स में मिल जाता है। मैं आपको जो देने वाला हूँ वो है खुद से एनालिसिस करना और समझना कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सा नहीं। और जो ये बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत बोरिंग बातें हैं, इसे कोई नहीं सुनना चाहता। और जो सुनते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। और जो माहौल वाली बातें सुनना चाहते हैं, जल्दी बताओ कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, क्या कर लोगे इस लंबाई चौड़ाई का, जब तुम एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो पहले पेशेंस के साथ अपने आप को तैयार करो कि इस जो यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 को तैयार करने का तरीका क्या है। तो हमें समझ में आया कि 24 टॉपिक में से 14 टॉपिक हैं जिन पर हमें काम करना ही नहीं है। केवल 10 टॉपिक से 10 प्रश्न जो आने वाले हैं उन पे काम करना है। ये कैसे सिखाऊंगा, वो मेरी जवाबदारी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, समझना। दूसरा काम जो है, आप ये देखो कि भारत के भूगोल से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उनका पैटर्न क्या है, उनका पैटर्न पकड़ने का प्रयास करो तो हमें समझ में आया कि जो इनका पैटर्न है बहुत सरल है। इनका पैटर्न एक तो है वो हमसे पश्चिम से पूरब, देखो जरा ध्यान से उठाकर तो समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो हमसे पश्चिम से पूरब या हमसे पूछेंगे उत्तर से दक्षिण। ये उनका बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है और बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट भी है। यानी भारत के भूगोल में एक प्रश्न ऐसा मिलने वाला है हमको जो हमसे कह देंगे कि पश्चिम से पूरब इनका क्रम लगाओ या उत्तर से दक्षिण इनका क्रम लगाओ। सामान्यतः इस प्रकार का जो क्रम है वो दो ही लोगों में या दो ही टॉपिक में पूछते हैं, एक तो पहाड़ियों को लेकर, पर्वतों को लेकर, और दूसरा वो पूछते हैं नदियों को लेकर। अब वो हो सकता है राजधानियों को लेकर भी पूछ दे कि पूरब से पश्चिम राजधानियों का क्रम बताओ, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण राजधानियों का क्रम बताओ, राज्यों को लेकर पूछ दें। वो कुछ भी लेकर पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब मास्टर हमको भारत का भूगोल पढ़ाए तो उसके मैप में जो बातें बोल रहा है उसको हम सीक्वेंस में लगाएं। जैसे मैं तुमको 4 ग्लेशियर बोल दूं और मैं कह दूं हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो और सियाचिन, इनका पश्चिम से पूरब क्रम बताओ, तो यही एमपीपीएससी में मान लो पूछ लिया गया, तो हमें याद तो चारों ग्लेशियर है कि हिस्पर है, बियाफो है, बाल्तोरो है, सियाचिन है, पर ये नहीं मालूम कि पश्चिम से पूरब कौन सा है और पूरब से पश्चिम कौन सा है। और यही पैटर्न पे वो प्रश्न उसने पूछ लिया। तो हमें ज्ञान पूरा है लेकिन हम एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते हैं। तो तरीका क्या है इस चीज का समझने का कि पहले सिलेबस पे काम करना है जो कोई नहीं करना चाहता, फिर दूसरा तरीका है प्रश्न के पैटर्न पे काम करो जो कोई नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि बकवास की चीज है, भाग जाओ, हमसे झेला नहीं जा रहा है। तो ये 2 काम आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इन दोनों को मैं आपके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि हम इस चीज को कैसे करने वाले हैं। सीधी सी बात है कि हम अगर किसी एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं तो मेरी बातों को ध्यान रखो। सबसे पहले आप सिलेबस की समझ बनाओ और सिलेबस को अखबार से कनेक्ट कर दो। तो सिलेबस की समझ बनाना है और इसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर दो। चक्रवात आया है, कौन सा आया है, अभी फिलीपींस में कौन सा चक्रवात आया है, अभी फलाने जगह कौन सा चक्रवात आया है, फलानी जगह कौन सा नया मिनरल मिल गया है, उसको अपने नोट्स में अप्लाई करना सीखो, उनको अपडेट करना सीखो। फिर दूसरा तरीका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कोशिश करो कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं वो तुमको मिल जाए 1993 से लेकर और 2025 तक, और यह सॉल्व होने चाहिए और इनको रट्टा लगा लो तुम। अब इसमें कई ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो इसमें जनगणना दी गई हो 1991 की, कई ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो पुराना करंट दिया गया हो, तो सर उनको भी रटना है क्या? पुराना करंट, पुराने आंकड़े हमारे कोई काम के नहीं, पर उनसे हम ये समझ पा रहे हैं कि पैटर्न क्या बनाना चाह रहे हो तुम एग्जाम का। तो जो तुम नया एग्जाम का पैटर्न बनाना चाह रहे हो तो समझ में आया कि अच्छा इस प्रकार का प्रश्न भी तुम पूछते हो। तीसरा जो है वो अपनी मेंटलिटी को सुधारने का काम करना है कि जो भी तुम पढ़ रहे होते हो उसके खुद के नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद इन्हीं का बार बार रिवीजन करना बेटा, जितना हो सके इन्हीं का बार बार रिवीजन करो और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करो, OMR शीट लगाओ, MCQs लगाते जाइए, जितने हो सकता है उतने लगाइए, किसी भी कोचिंग के मंगवा के लगवा लो। रिवीजन के साथ साथ रिकॉल भी करते रहो, चाय पीने गए दोस्तों के साथ बैठे हैं, गप मार रहे हैं, लेकिन फैक्ट को रिकॉल कर रहे हैं। अनुशासन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको क्लियर है। अब फिर प्रश्न आएगा सर MPPSC प्रीलिम्स पास करना है, क्या करें? कुछ मत करो। सबसे पहला, परीक्षा धाम का एक MPGK खरीद लो, अपनी किताब पे रख लो टेबल के ऊपर। दूसरा, एग्जाम PDI करंट अफेयर्स ले लो, रख लो अपने टेबल के ऊपर। तीसरा, ल्यूसेंट का GK आता है उसको रख लो और रख लो। ये 3 किताबें अपने टेबल पर रखो, बाकी सबको भूल जाओ आप। ये मत देखो यूट्यूब एप्लीकेशन, ये मास्टर सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सामने रखो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखो, सामने सिलेबस रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो, फिर हम इस पे। हेलो, हाँ क्लास में लाइव। अब करना क्या है, सामने ल्यूसेंट रखी हुई है, हाँ सर। अब मान लो ल्यूसेंट में भूगोल देख लो पहले, तो भूगोल के सिलेबस में है भारत के पर्वत, भारत की पहाड़ियाँ, भारत के पठार, भारत की नदियाँ, भारत के झीलें। तुम उस ल्यूसेंट में देखो पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तो मालूम चलेगा बोरा भर भर के हैं। मत फंसो किसी के चक्कर में, हम जैसे मास्टर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रीलिम्स कुछ नहीं होता।
और फिर ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि पर्वत पहाड़ी पठार से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं। नहीं, मालूम चला कि 1993 से लेके अब तक पहाड़ियों से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, या मैं कह दूं पठार से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं अभी, आप सच में अगर अच्छे बच्चे हो तो मुझे बता दो कि इन 5 टॉपिक में से अगर मुझे एक प्रश्न बनाना हो तो एमपीपीएससी वाले इन 5 में से किसको प्रायोरिटी देगा। जिस बच्चे को यह समझ में आएगा कि अगर इस लाइन से एक ही प्रश्न बनना है किस्मत में, तो बताइए वह किससे प्रश्न बनाएगा? पर्वत से बनाएगा, पहाड़ी से बनाएगा, पठार से बनाएगा, या झीलों से बनाएगा? जब आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाए ना, ये किससे प्रश्न बनाएगा तो सीक्वेंस यहां सामने लिखा हुआ है, वो खुद ही कह रहा है कि अगर मुझे प्रश्न बनाना होगा तो सबसे पहले मैं पर्वतों से प्रश्न बनाऊंगा, और अगर मैं पर्वतों से नहीं बना रहा हूं तो फिर दूसरे नंबर पे मैं पहाड़ियों से प्रश्न बनाऊंगा, और अगर इससे नहीं बना रहा हूं तो फिर मैं पठार से बनाऊंगा, और इससे नहीं बना रहा हूं तो नदियों से बनाऊंगा। बहुत रेयर चांस है कि मैं झील के ऊपर प्रश्न बना दूं। वो खुद कह रहा है कि आप इस सीक्वेंस में मुझे समझने का प्रयास करो। अब हम क्या करते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं बस उसी को नहीं पढ़ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। यहां पे लिखा हुआ है पर्वत, तुम सोल्यूशन उठाओ, देखो पर्वत में क्या लिखा है। हिमालय पर्वत होगा, अरावली होगा, सतपुड़ा होगा, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वांचल पर्वत, ये 5-6 पर्वत ही तो हैं। अब उसमें क्या फैक्ट लिखे होंगे, इसकी फलानी चोटी फलाने राज्यों में है, ढिकाना लंबाई, ढिकानी ऊंचाई, ये सब तुमको ल्यूशन में मिल जाएगा। कम शब्दों में पूरी जानकारी है। ऐसा तो है नहीं कि केवल यही एक यूनिट पढ़ने के लिए हो, 10 यूनिट और है। तुम्हारे दिमाग की मेमोरी वैसी छोटी होती है, उसमें बाबू का, इनका, उनका सबका ध्यान रहता है, पढ़ाई का ध्यान तो बाद में आएगा। लेकिन अगर स्मार्ट हो तो पीएससी यूं निकलेगी। लेकिन अगर मेहनती हो और स्मार्ट नहीं हो, आता सब है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो मुश्किल हो जाएगा, समय लग जाएगा। समय नहीं है आज के समय में। अपने आप से प्रश्न पूछो कि यार अगर मैं जलवायु घटनाओं में अल नीनो पढ़ के जाऊं, ला नीनो पढ़ के जाऊं, दक्षिणी दोलन पढ़ के जाऊं, पश्चिमी विक्षोभ पढ़ के जाऊं, और ये कहता है कि इनमें से केवल एक से ही प्रश्न पूछूंगा, सच बताओ किससे प्रश्न बनेगा? तो सीधे बोल देना अल नीनो से बनेगा, खत्म बात। जो पहले नंबर पर है उसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी ना। एसडीएम की पोस्ट भरते हो तो ऊपर लिखी हुई ना पहले नंबर पे, जो फड्डी पोस्ट है वो नीचे है। तो बताओ किस टॉपिक से सबसे कम प्रश्न बनने की संभावना है? नगरीय प्रवास से। किस टॉपिक से सबसे ज्यादा बनने की संभावना है? पर्वत से। उठाकर देख लो तुम एमपीपीएससी का एग्जाम। कॉमन सेंस है ये, और ये कॉमन सेंस हम यूज नहीं करते, हम रटने में लगे हुए हैं। तो मैंने क्या तुमको सिखाया ये बताओ। पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, सिलेबस को तोड़ना सीखो, अपने आप से ये पूछना सीखो किससे आएगा किससे नहीं आएगा। ये जानकारी मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अपनी टेबल के ऊपर सबसे पहले रखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1993 से लेकर 2025 तक सॉल्व। परीक्षा धाम का एमपीजी के रखो। परीक्षा धाम के अलावा करंट का जो एग्जाम पीडी आता है वो रखो, और एक ल्यूसेंट का जी के रखो। एक ऑब्जेक्टिव भी आता है ल्यूसेंट का, वो भी ले आओ। ऑब्जेक्टिव खूब लगाओ। कई सारी कोचिंग्स हैं इंदौर में, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट बनाती है। सत्यमेव जयते है, महात्मा गांधी है, आकार आईएएस है, वेदांत है, निर्माण है। इतनी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, मेहनत करते हैं। सबकी फोटो कॉपी तुमको फोटो कॉपी की दुकान में मिल जाएंगी। फोटो कॉपी वालों ने जगह जगह दुकान खोल के बैठी, नंबर लिख के रखे हैं। फोन करोगे तो बंडल के बंडल तुम्हें एमसीक्यू के भेज देंगे, ओएमआर वाले गोले भी भेज देंगे। घर बैठ के आराम से एसडीएम बन सकते हो। लेकिन नहीं, जब तक पोथा नहीं हो जाए तब तक हम एसडीएम नहीं बनेंगे। माना ही नहीं जाएगा एसडीएम बन गए। स्मार्ट वर्क करो, मैं ये कहना चाहता हूं। हम जैसे मास्टरों के चक्कर मत पड़ो। हम पूरा तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, वो तुम बेवकूफ बनने के लिए बैठे हो। हमें पैसे दो, हमें अमीर बनाओ। घर बैठ के बिना मास्टर के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। मेंस में जरूरत पड़ती है तो वो तो कहीं ना कहीं हेल्प हो ही जाती है यूट्यूब पर। तो कुल मिलाकर यूनिट 3 यहाँ तक आ गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। कोई सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हो। सर टाइम पे क्लास कौन सा? मैं क्लास टाइम पे नहीं चला रहा हूँ बेटा। कौन सा क्लास टाइम पे नहीं चल रहा है? आप नैया पार पे आए हो क्लास करने, कौन सा क्लास टाइम पे नहीं चल रहा है? हो सकता है आपके टाइम के अनुसार नहीं चल रहा हो क्लास।
मैंने मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया, भारत का इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया प्रीलिम्स में, भारत की इकोनॉमिक्स मेंस में खत्म कर दी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स मेंस में खत्म कर दी, भारत का भूगोल पूरा मेंस में कंप्लीट कर दिया, मध्य प्रदेश का भूगोल चल रहा है। बेटा 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, मेरा अंतिम चल रहा है, 12 दिन में ये खत्म कर दूंगा, 13 अक्टूबर मेरी टाइम लाइन है। तो जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया, ये नहीं कह सकते कि मेरा क्लास कोर्स कभी पीछे चल सकता है, इस मामले में तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोर्स एकदम एक्यूरेट टाइम से चलता है और जो कंटेंट है वो पूरा डिलीवर करता हूं। आपका टाइम नहीं मिल रहा है ना मुझसे ऐसे बोलो कि सर मेरे हिसाब से भी आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। चलो तो शुरू करें। चलो आ जाओ। भारत का भूगोल हमारी क्लास शुरू हो रही है, जिसमें है पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां। ये सब पढ़ने से पहले इसमें एक टॉपिक है जो दिया नहीं गया है और उसका नाम है परिचय। तो भारत के भूगोल का आज हम परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको केवल और केवल एक दिमाग में बात डाल रहा हूं, उस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, कि भारत के भूगोल परिचय जो टॉपिक में है ही नहीं, सिलेबस में बोला नहीं गया, क्या इससे प्रश्न बन सकता है? सामान्यतः मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये देखा है कि भारत के भूगोल में भारत के आकार को लेकर एक प्रश्न बना है, भारत के प्रमुख बिंदु को लेकर एक प्रश्न बना है और भारत की स्थिति को लेकर प्रश्न बना है। यहां तक कि भारत के राज्यों को लेकर भी प्रश्न बनाया गया है, जबकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा रहता है कि भारत का परिचय पढ़कर आइए आप। तो ये अंडरस्टूड हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर कि भारत का परिचय भले ही सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी परिचय से एक प्रश्न तो फंसेगा फंसेगा। और भारत के परिचय में जितने टॉपिक खुल रहे हैं आप ध्यान से देखो तो भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण एक टॉपिक ये है, भारत का नामकरण कि बताओ भारत को भारत किसने कहा, भारत को इंडिया किसने कहा, जम्बू द्वीप किसने कहा, आर्यवर्त किसने कहा। फिर भारत की स्थिति, भारत के प्रमुख बिंदु, भारत का आकार, भारत के राज्य। ऊपर के जो ये 2 हैं इनसे प्रश्न तो अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन नीचे के 4 से एक एक बार प्रश्न बन चुका है, जबकि सिलेबस में ये है नहीं। अब हमारे सामने कितना बड़ा समस्या है। तो अब हम क्या करें? इसको समेटने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। कैसे समेटेंगे? हमको ये मालूम होना चाहिए कि एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है इसको पूछने का। तो पैटर्न बहुत क्लियर है कि हमारे सामने ये भारत के भूगोल का नक्शा बना हुआ है और भारत के भूगोल से जो प्रश्न बन सकते हैं मैं 4-5 डायमेंशन खींच दे रहा हूं, बस उसी पर फोकस करना, जितना बोलूंगा उतना पढ़ के चले जाना, एग्जाम के बाहर नहीं आएगा। सबसे पहला जो तुमको अपना फोकस करना है वो करना है भारत के तटीय राज्यों को लेकर। अगर भूगोल की समझ है तो यह भारत है, यह भारत का पश्चिमी भाग है, यह भारत का पूर्वी भाग है, यह भारत का पश्चिमी तट है और यहां पर जो सागर लगता है वो है अरब सागर, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बातें सब आपको मालूम होंगी, नहीं मालूम फिर भी बता दे रहा हूं। यह भारत का पूर्वी तट है जो कि बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है। अब मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। तो पहला प्रश्न ये बनेगा, बताइए कौन सा ऐसा तटीय राज्य है जो सबसे लंबी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक ये प्रश्न आएगा। तो इसका मतलब है जो तटीय राज्य हैं, जैसे गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इस प्रकार से इन राज्यों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैं तुमको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा तट करने वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। भाई इस प्रकार से मैं तुमको एक सीक्वेंस बता दूंगा 4 राज्यों का कि ये सबसे ज्यादा टच करता है, ये कम करता है, ये कम करता है, ये और कम करता है। चारों को रट लो तो एक डायमेंशन पूरा हो गया कि मालूम है तटीय राज्य से तुम प्रश्न पूछोगे, हमारे मास्टर ने हमको रेडी करके भेज दिया है। तो सबसे पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम एग्जाम में लेकर जाएंगे। बाकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जब मैदान पढ़ाए जाएंगे, जब पहाड़ियां पढ़ाई जाएंगी तो वो फैक्ट और कवर हो जाएंगे। फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो ये वाला है, ये वाला, यहां पर 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर्स में ये सिक्किम वाला हिस्सा शामिल नहीं होता है। अब इन 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। आप यकीन मानो यहां से एक प्रश्न तो जरूर आएगा। और प्रश्न भी कैसा आएगा, वो पूछेंगे कि बताओ ये वाला राज्य किस राज्य को या किस देश से अपनी सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। जैसे असम निम्नलिखित में से किससे सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन 1 2 3 4।
पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन दो भूटान, ऑप्शन तीन नेपाल, ऑप्शन चार चाइना। इस प्रकार से प्रश्न वो पूछे जाएंगे तो हमें मेंटली रूप से ये तैयार रहना है कि जब इस वाले हिस्से में खड़े हो जाएं, जिन्हें हम पूर्वी हिस्सा कहते हैं, सेवन सिस्टर्स कहते हैं, तो इनके फैक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। बाकी कुछ भी आता रहे छोड़ के चले जाना। अब आते हैं तीसरे नंबर कैटेगरी पर। वो ये है कि जब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से एक लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो एक प्रश्न कर्क रेखा से बनेगा अगर संभावना बनाने की है तो, और एक यहां से गुजरता है जिसको कहते हैं समय रेखा। बस ये चार चीजें अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया है कि परिचय में केवल इन चार फैक्टरों पर हमें फोकस करना है, तो ये मानो तुम्हारा काम हो गया। अब इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल कितना है? कुल जमीन का 2.4% है, दुनिया की कुल जनसंख्या का 7.5% है। भड़ा भड़ लगे हैं, आना जाना नहीं है एग्जाम में, लेकिन पन्ने भर दिए हैं। अंबेडकर की तरह उंगली उठाकर चल रहे हो। तुमको लग रहा है कि कोई हमसे पूछेगा बताओ कितने प्रतिशत जनजाति इस क्षेत्र में रहते हैं, तुम उंगली यूं करोगे और बता दोगे और फिर वाहवाही लूटोगे, देखो मास्टर ने कितना रटा दिया है। एग्जाम में नहीं आ रहा है, बोझ लेके घूम रहे हो, और जो एग्जाम में आ रहा है वो तुम्हारे पास है ही नहीं है, फिर तुक्का लगा रहे हो, जय माता दी सी। फिर बाहर आके रोगे सर 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया है, अगली साल फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर वो कॉपियां इकट्ठी कर लोगे, फिर वही ड्रामा करोगे। फेंक दो सब कचड़ा, टेबल पे रखो परीक्षा धाम, एग्जाम पीडिया, ल्यूसेंट की जीके और ल्यूसेंट का एमसीक्यू, और बाजार के जो एमसीक्यू मास्टर लगवा रहे हैं उनको रखो, उनको लगाओ, एग्जाम देने जाओ, प्रीलिम्स करो, मेंस करो, भ्रष्टाचार करो, देश को बर्बाद करो, खत्म बात। तो ये 4 डायमेंशन के प्रश्न है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो अब मैं जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ? क्या इससे कोई प्रश्न बनेगा? मैं पहले बोल दे रहा हूं कि एमपीपीएससी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं बनेगा। फिर भी ये बता देता हूं कि जो हमारा भारत है यह गोंडवाना का हिस्सा है। जब गोंडवाना ऊपर यूरेशिया से टकरा रहा था तो उस समय हमारे भारत का निर्माण हुआ। फिर अगला प्रश्न है भारत के नामकरण को लेकर, क्या इससे कोई प्रश्न बनेगा? जवाब है नहीं। एग्जाम में इससे कोई प्रश्न नहीं बनना है, लेकिन दिमाग को होशियार और तेज तर्रार करने के लिए आप देख सकते हो कि भारत का भारत नाम वायु प्रणव मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार से हिंदुस्तान पर्शियों के द्वारा, जो ईरानी हैं उन्होंने नाम दिया, वो सा को हा बोलते थे तो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, तो सिंधु नदी के स्थान को सिंधु नदी का स्थान, चूंकि सा को बोलते थे हा तो कहलाया हिंदुस्तान। इसी प्रकार से इंडिया जो भारत का पर्यायवाची है, यूनानियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। जम्बूद्वीप जैन और बौद्ध की जातक कथाओं में मिलता है। आर्यवत नर्मदा का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र कहलाता था। सप्त सैंधव पारसी ग्रंथ में मिलता है। ये पूरा ज्ञान जो कि भारत के सामान्य परिचय का एक साधारण सा हिस्सा है, क्या भारत में एमपीपीएससी के एग्जाम में आएगा? मैंने क्रॉस कर दिया, नहीं आएगा। तुम्हें याद करना है, सामने कंटेंट है, याद कर सकते हो। मेरा कंटेंट उनके लिए है जो एमपीपीएससी पास करना चाह रहे हैं। माहौल बनाना है, मैं काम के नहीं आऊंगा आपका। फिर आते हैं भारत की स्थिति को लेकर। भारत की जो स्थिति है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। आज क्लास में रुक रहा हूँ थोड़ा सा, है ना? तो आप बैठाओ बैठाओ बात। हाँ, कौन सा थानी से? ठीक है बैठो, 5 मिनट बस सबमिट करके आता हूँ क्लास। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करने वाले लोग आए मुझसे। तो भारत की स्थिति का हम यहाँ से कल से क्लास शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे भारत के परिचय का हमने सोचा था आज ही खत्म हो जाएगा, तो हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। आप ये बताओ, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? हम किस लिए आए यहाँ पर? हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास ये सिलेबस लिखा हुआ है और इस सिलेबस में 24 टॉपिक हैं। हमें 10 टॉपिक चुनकर बस उनके कंटेंट को अच्छा करना है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्जाम फोड़ना है ना? ना मैं ज्ञानी हूँ ना मैं बना सकता हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ महाराज। मिलते हैं कल की क्लास में। और मेरी क्लास 8 बजे रहनी है, क्योंकि अभी ये क्लास शुरू ही कहाँ हुई थी। मैंने कहा था मंडे शुरू होनी है हमारी, मैंने डेट भी पहले ही अनाउंस कर दी थी आप लोगों को भारत के भूगोल प्रीलिम्स के लिए। तो पहली क्लास तो है आज ये मेरी। अब यहाँ से 17 दिन लगेंगे मुझे खत्म करने में, पूरा 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी और मैं फ्री हो गया। जो मैंने आपको बोला था
मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, प्रीलिम्स मेंस सब कंप्लीट करा दिया मैंने। लास्ट बचा है मेरा सेगमेंट, खत्म, मैं फ्री हो गया, जो भी आप लोगों ने परचेज किया था। चलो मिलते हैं फिर, अभी आ रहे हैं ना।